सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, पूछे आपसे गोल्ड 198 यूज़ किया जाता है इसमें से किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए? पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर के लिए, या थायराइड फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए? आंसर है इसका ऑप्शन ए। गोल्ड 198 को यूज़ किया जाता है पर्नीशियस एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। क्या होता है, देखिए गोल्ड 198 एक तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है गोल्ड का, जिसका देखिए ये फॉर्मूला होता है AU98। इसको कहते हैं गोल्ड 198। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट्स में तो इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए इस तरह से पेशेंट को ये दिया जाता है, यहाँ पर सलाइन सॉल्यूशन होता है एंड ये कोलाइडल गोल्ड की फॉर्म में देखिए एक तरह की यहाँ पर एक तरह का ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल रखा जाता है और दोनों सलाइन के कॉम्बिनेशन में ये पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है आपको पता ही होगा कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं पेशेंट की बॉडी में वो डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इनफ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। किसी वजह से खाने के थ्रू किसी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है ठीक से विटामिन B12। तो क्या होता है, देखिए इस तरह की एनीमिक सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं नंबर में, तो उसके लिए यूज़ की जाती है गोल्ड 198 रेडियोथेरेपी में। देखिए, पूछे आपसे इसमें से क्या बेस की एक प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस है? फिर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि बिटर टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, फील स्लिपरी ऑन द स्किन एंड रिएक्ट विद सॉल्ट टू फॉर्म एसिड। तो बहुत ही ईजी है एक तरह से। देखिए आंसर इसका ऑप्शन डी। बेस की प्रॉपर्टी ये नहीं है, वो नहीं रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, नहीं रिएक्ट करता है वो एसिड बनाने के लिए, जबकि बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। बाकी सारे ही जो है प्रॉपर्टी हैं देखिए बेस की यहाँ बताया गया। देखिए बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर सोल्यूशन में जब उसको वाटर में मिलाया जाता है, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, थोड़ा सा फिसलता है, आपको हाथ में अगर आप टच करेंगे तो लगेगा। बिटर टेस्ट का होता है, चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू में। देखिए ये है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एंड देखिए रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। एग्जाम्पल क्या है बेसिस के, देखिए जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्काली एंड अल्काली अर्थ मेटल्स के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस के एग्जाम्पल होते हैं। और जो अमोनिया की हाइड्रोक्साइड, अमोनिया के सॉल्यूशन होते हैं NH4 ये वाले जो सॉल्यूशन होते हैं सारे, और उनके ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स अमीन्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वाटर में, ये सारे भी बेसिस होते हैं। फिर पूछे आपसे, देखिए ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इसमें से जो कि अपनी pH मेंटेन करके रखता है जब एसिड या बेस उसमें ऐड किए जाते हैं तब? एसिडिक, बफर, बेसिक या न्यूट्रल? आंसर है इसका ऑप्शन बी। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि अपने pH को मेंटेन करके रखता है, या तो उसमें जब एसिड ऐड किए जाते हैं या बेस किए जाते हैं ऐड किया जाता है तो उसकी pH पे कोई डिफरेंस नहीं आता। इस तरह के सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या होता है, देखिए बफर एक एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसमें मिक्सचर प्रेजेंट होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, या वाइस वर्सा मींस वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का ये सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी किसी तरह का एसिड या बेस एडिशन किया जाता है तो जो pH चेंज होता है इस तरह के सॉल्यूशन का वो बहुत ही कम होता है, ज़्यादा pH इसका चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर pH की रिक्वायरमेंट, ऐसे सॉल्यूशंस में, ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पर pH जो है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए। जैसे जो हमारी आई प्रिपरेशंस होती हैं, आई ड्रॉप प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें भी बफर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि pH बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए सॉल्यूशन की। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जब इसमें एसिड ऐड किया, देखिए यहाँ पर जब यहाँ H पॉजिटिव ऐड किया तो क्या हुआ, देखिए उसने यहाँ से ये रेड क्रिस्टल ये बेस लिया, H पॉजिटिव ने बेस से कंबाइन किया और एक तरह का HA एक तरह का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। यहाँ पर 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, यहाँ 1 2 3 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो इस तरह क्या किया, उसने pH को वेरी नहीं होने दिया, pH को एसिडिक साइड पे नहीं जाने दिया। फिर इधर देखेंगे अगर हमने बफर में बेस एडिशन किया तो देखिए क्या किया, बेस OH नेगेटिव हमने ऐड किया तो उसने बफर से ये जो
ये जो इस तरह का न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसने बफर से ये ले लिया, OH नेगेटिव ने वो उससे कंबाइन किया और उसने फॉर्म किया उसने फॉर्म किया देखिए A नेगेटिव प्लस H2O। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर H2O के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। देखिए पहले कम थे ये वाले जो है मॉलिक्यूल्स, अब इसमें सॉल्यूशन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जिस वजह से क्या हुआ, फिर से इसने पीएच को बेसिक साइड पे नहीं जाने दिया। तो इस तरह से ये बफर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, ताकि बफर जो है वो आसानी से यूज़ किए जा सकें, कोई किसी तरह का पीएच वेरिएशन ना हो। देखिए पूछा आपसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है आर्सेनिक का, उसमें इसमें से क्या प्रेजेंट होता है, किससे बनाया जाता है, वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से, आर्सेन से, आर्सेनिक एसिड या आर्सेनियस एसिड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से बनाया जाता है। देखिए आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस तरह का होता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें आपको देखिए क्वांटिटी में अमाउंट भी बताया गया है, 0.33 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को पहले डिजोल्व किया जाता है 5 ml ऑफ 2m सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एंड फिर ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसको डाइल्यूट किया जाता है 250 ml ऑफ वाटर से। तो ये जो है ये देखिए पूरा ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया है आर्सेनिक का। फिर क्या होता है, देखिए ये स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल क्या होते हैं, ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है कंपेयर करने के लिए, जो सैम्पल मटेरियल होता है। जैसे इस केस में क्या कर रहे हैं हम, आर्सेनिक को इस केस में हम आर्सेनिक का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड है, ये सैंपल है, तो सैंपल में कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से। दैट इज़ वाई इस तरह के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देखिए आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, HCN एंड CN नेगेटिव। ये एक तरह का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जब टू सब्सटेंस जो है वो डिफर करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जैसे आप इसके एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर क्या है, ये वीक एसिड है CH3COOH। जब ये वीक बेस से कंबाइन किया H2O वाटर से कंबाइन किया, तो इसने ये रिवर्सिबल तरह का रिएक्शन होता है, इसने बनाया H3O पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसको आप कॉन्जुगेट एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है जब प्रोटॉन ऐड होता है बेस में। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए ये बेस में एक तरह का प्रोटॉन ऐड हुआ है, H पॉजिटिव ऐड हुआ है, तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट एसिड बना है। एंड फिर ये यहाँ बना देखिए CH3COO नेगेटिव। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इसको आप कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं, जो कि बनता है जब प्रोटॉन रिमूव होता है एसिड से। तो देखिए यहाँ पर एसिड से प्रोटॉन मींस H जो है ये रिमूव हुआ है, दैट इज वाई CH3COO नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है। कॉन्जुगेट एसिड फिर क्या होता है, देखिए ये इस तरह के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पूरा ही जो पेयर है क्या बन गया है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ये डिफर करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन, एक में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इस केस में भी देखिए यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, दैट इज़ वाई ये बेस है, और यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई क्या है, ये एसिड है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के पेयर होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटॉन से डिफर करते हैं, और जो कि क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के फॉर्म में आते हैं। इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। स्ट्रॉन्ग अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, स्ट्रॉन्ग अमोनिया इसमें से किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, मार्क प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हैबर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रॉन्ग अमोनिया को। अमोनिया का क्या होता है, देखिए NH3 ये फॉर्मूला होता है। हैबर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखिए इसमें अमोनिया मैन्युफैक्चर किया जाता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स जो है उनको कंबाइन करके। नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से ली जाती है, देखिए एयर से ली जाती है, और हाइड्रोजन जो है उसको नेचुरल गैस से लिया जाता है। अभी पूरे ही प्रोसेस आपको दिखाएंगे किस तरह से होती है ये रिएक्शन, जो अभी हम आपको दिखाएंगे अभी कुछ ही देर में, वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। और अमोनिया की जो प्रोडक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस रिएक्शन में। सो देखिए ये इस तरह का रिएक्शन है जहाँ पर ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है ये आपस में कंबाइन करके 2NH3 फॉर्म करते हैं, अमोनिया फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन जैसे हमने देखा था एयर से लिया जाता है, हाइड्रोजन नेचुरल गैस से लिया जाता है,
फिर इन दोनों को ही कंबाइन किया जाता है 1:3 के रेशियो में इनको, मीन्स 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन इसके रेशियो में, देखिए यहाँ भी आप देख रहे हो 1:3 के रेशियो में कंबाइन किया गया। और फिर उसको टेम्परेचर देखिए 400 to 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इनको रिएक्ट करवाया तो ये गैसेज हैं आप देख रहे हैं। तो ये गैसेज जो है ये कूल्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और अमोनिया जो है वो अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड अमोनिया हमको मिल जाता है। फिर जो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं जो ठीक से रिएक्ट नहीं हो पाई हैं उनको दोबारा रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। इस तरह से लिक्विड अमोनिया को कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर देखिए पूछे आपसे इसमें से कौन सा ऐसा एनायन है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट या क्लोराइड। आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्लोराइड एक ऐसा एनायन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। ये देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कैटायन कौन सा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है सोडियम जो कि प्रिंसिपल कैटायन है। और यही दोनों जो सोडियम एंड क्लोराइड, यही जो दोनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए और हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस जो है उसको मैनेज करने के लिए। फिर देखिए आपको पता होना चाहिए, अभी हम स्लाइड पे देखेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट होता है क्लोराइड हमारी बॉडी में। बट आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब सबसे पहले होता है देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ICF कहते हैं उसको। फिर होता है देखिए इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जो कि ये जैसे ब्लड वेसल में ये जो प्लाज्मा है जो कि ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है इसको कहते हैं इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वेसल्स के अंदर। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स एंड ब्लड वेसल के बीच में ये पूरा ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल एंड इंट्रावस्कुलर फ्लूइड को साथ में कंबाइन करके बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट है। फिर देखिए स्लाइड पे क्लोराइड जो है देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये क्लोराइड है। और यहाँ ये देखिए पोटेशियम की अमाउंट दिखाया गया है आपको ये ब्लू पार्ट से। तो देखिए ये पूरा ही इंट्रावस्कुलर फ्लूइड मींस प्लाज्मा में इतना देखिए इतना अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो सेल्स और प्लाज्मा के बीच में है उसमें देखिए इतना अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट होता है, कितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बट इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड, उसमें क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट होता है, उसमें ज़्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कैटायन जो है वो प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सेल्स के अंदर, तो वो होता है पोटेशियम के पॉजिटिव। बाकी सारी जगहों पे क्या है, क्लोराइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर देखिए इसमें पूछा है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है क्लोराइड का उसमें से इसमें से कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है, उसकी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें आपको आंसर है इसका ऑप्शन ए 0.0824% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की फॉर्म में। इसमें क्या किया जाता है, देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड उसको रिएक्ट करवाया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिससे कि क्या बनता है, देखिए बनता है सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 बनता है। इस तरह का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है ये एक तरह का देखिए ये ऐसे ओपेलेंसेंस मतलब एक तरह का धुंधला जैसा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है जो फाइनल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है क्लोराइड के लिए। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो कि डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, मतलब हमें फूड के थ्रू इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल सकता है। बीटा कैरोटीन, विटामिन के, विटामिन सी या लाइकोपेन। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन के देखिए नहीं है एक तरह का डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट, बाकी सारे ही जो है बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, लाइकोपेन ये सारे ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें अलग अलग डाइट से मिलते हैं। देखिए ये सारे ही फूड होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो को और आप एक एक करके सबको देख सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल सके इन फूड्स के थ्रू। फिर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी में भी। आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक तरह का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, एक तरह का रिएक्टिव एजेंट होता है ये जो कि हमारी बॉडी में एक तरह का चेन रिएक्शन कॉज करता है और जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने की इसमें कैपेसिटी होती है, सेल्स डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो है उनको यूज़ किया जाता है।
जो डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट है उसमें आते हैं देखिए विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, कैरोटीनॉइड्स जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, ल्यूटेन एंड जियाजेंथिन। तो सारे ही एंटीऑक्सीडेंट आपको पता होने चाहिए, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर पूछा देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस को किस एजेंट से ट्रीट किया जाता है। अलग अलग ऑप्शन देखे देखिए अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट की थेरेपीज की जाती हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इस तरह के देखिए ये आईवी सॉल्यूशंस के फॉर्म में दिए जाते हैं बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, एक तरह के ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 3 बेसिक कॉज होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, या तो ये इस तरह की कंडीशन तब होती है या तो बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तब बॉडी की जो तो क्या है बॉडी की फ्लूइड्स की पीएच जो है वो एसिडिक होने लगती है क्योंकि एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बाइकार्बोनेट्स का। तो जैसे देखिए इसीलिए ये बाइकार्बोनेट थेरेपी की जाती है। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेस होते हैं जो कि एक तरह से बैलेंस रखते हैं एसिड और बेस के बेस बैलेंस को हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखते हैं। तो बाइकार्बोनेट ही लेस अमाउंट में बनने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा होने लगता है। या थर्ड कारण जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का वो क्या होता है कि किडनीज जो है वो ठीक से एसिड को सेक्रीट नहीं कर रही हैं, किडनीज जो है वो एक्यूमुलेट करके रखी हैं एसिड्स को। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि एसिडिक पीएच बनने लगता है। देखिए इस तरह से होता है, देखिए किडनी जो है वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही हैं एसिड को और बाइकार्बोनेट जो है उसको वो प्रिजर्व नहीं कर पा रही हैं जिसकी वजह से इस तरह का बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है किडनी में। हमारी बॉडी की फ्लूइड्स की पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ जा रही है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इसमें। देखिए पर्सन जो है हेडेक होता है उसको बीपी डिक्रीज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग होने लगती है और बहुत सारे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कभी कभार किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है तब इस तरह की हमें कंडीशंस देखनी पड़ती हैं पेशेंट्स को। कभी कभार शॉक के कारण भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है आईवी फ्लूइड्स की फॉर्म में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के MCQ जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।